3 नेटो देशों का ईरान के खिलाफ जंगी ऐलान, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, ये तीनों देश अब ये कह रहे हैं कि हम भी इस लड़ाई में शामिल होंगे। यहां इनके शामिल होने का मायना क्या है? क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? क्या ये असल में दुनिया में जो धड़े देखे जाते हैं, अमेरिका के साथ वाले धड़े के तौर पर अपनी मौजूदगी को खास तौर से तब जब अमेरिका और इजराइल एक विनिंग जंक्चर पर खड़े हुए हैं, वैसे में अपने आप को यह दिखाना कि हम भी इनके साथ शामिल हैं, क्या ये वो है? या असल में इसके बियॉन्ड भी इसके मायने तलाशे जाने चाहिए। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का बहुत बड़ा बयान, ईरान पर तीनों देश मिलकर करेंगे हमला, अपने हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएंगे, ईरान के मिसाइल ड्रोन की क्षमता को खत्म करने के लिए हम साथ में आएंगे। अब सवाल यही है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गरीब मारी तो नहीं है, मतलब रिसोर्सेस के हिसाब से अगर आप देखें, आप ये भी अगर आप देख लें कि अभी इस समय ईरान के पास रिसोर्सेस डिप्लीट होने खतरनाक तरीके से शुरू हो गए हैं। ये बात और है कि अराफी के आने के बाद वो ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप ये माने कि वो जिस तरीके से, जिस रफ्तार से अपनी मिसाइलों को इस्तेमाल कर रहा है, उसकी मिसाइलों के भंडार में बहुत ज्यादा कमी आई होगी। यहां कहा क्या जा रहा है, नीचे बयान में आपके लिए चला रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्षेत्र में हमारे सैनिक नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा आ गया है, यह बयान दिया गया कि हम इस खतरे को देखते हुए, तो यह सवाल यह है कि खतरा अचानक हुआ है क्या? अचानक ऐसे हालात बन गए हैं क्या कि आपको सामने आना पड़ा है? ईरान का पहली बार यूरोप पर हमला, यह खबर देखिए, ब्रिटेन के एयरबेस पर किया हमला। साइप्रस में जो यूनाइटेड किंगडम का एयरबेस है, उस पर बड़ा हमला हुआ। साइप्रस आप जानते हैं टर्की और ग्रीस के करीब, असल में जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको हथिया कर रखा हुआ है, उसके एक हिस्से को टर्की ने, और यहां उसी साइप्रस में एक बेस, यूनाइटेड किंगडम का बेस, और उस पर किया गया ईरान की तरफ से हमला। क्या असल में ईरान ने प्रोवोक करके ये हालात बना दिए हैं कि अब नेटो कंट्रीज भी इसमें शामिल हो रही हैं, या ये असल में अब वो मौका आ गया है जहां चाय के साथ साथ केतली भी गर्म होकर दिखा रही है? ओपी तिवारी सर। देखिए, साइप्रस में यूके का बेस है, अमेरिका की भी सर्टेन अमाउंट ऑफ आर्मी वहां पर है, तो ये तो मेरे ख्याल से ईरान कभी भी नहीं चाहता होगा कि मैं ऐसा अटैक करूं कि ताकि यूरोपियन यूनियन के और नाटो के देश अटैक करें। ये हो सकता है एक गलती हो। अब जहां तक दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल है, ये हो सकता है कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन और इंटेलिजेंस जो उनका फीडबैक मिला हुआ उसमें कोई परेशानी हो, बिकॉज ईरान का ये ऑब्जेक्टिव ये कभी भी नहीं रहा होगा कि इजराइल और अमेरिका के छोड़ के किसी और पर अटैक करें। अब अगर सारे नाटो देश जो खुद ही अपने आर्थिक स्थिति से काफ़ी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, यूक्रेन के और रशिया की वॉर में भी अमेरिका से अलग हो चुके थे, काफ़ी अलग अलग हो गए थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक साथ नहीं है। अब ईरान के साथ इनको बहाना मिल गया है, बहाना मिल गया। अब ये कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ में इकट्ठा करके ईरान को, अमेरिका ने जो भी किया वो गलत किया है, बिकॉज इस देश पे एक देश की प्रभुता पर आप अटैक करो खाली एक बहाना लेके कि एटम बम बना रहा है। ये ट्रंप साहब को, अमेरिका को पाकिस्तान के एटम बम से कोई मजबूरी नहीं हो, कोई परेशानी नहीं है, बट ईरान को जिम्मेदार कंट्री मानते हैं क्या वो? मतलब उनके पास एटम बम है तो उतना बड़ा खतरा नहीं, लेकिन ईरान बना ना ले। एक वो वाला आपने सुना होगा, किसी ने कहा कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? उसने कहा मैंने किया क्या है तुम्हारे साथ? बोले अगर तुम कर देते तो। वो वाली बात है कि ये किया भी नहीं है और उसका गुनहगार। कई बार आईएईए ने इस बारे में बताया, राफेल ग्रॉसी ने यह बात बताई, आईएईए के प्रेसिडेंट, कि वो अभी यूरेनियम एनरिच जरूर किया है उसने, लेकिन वो परमाणु बम बनाने के लिए कर रहा है। इस बात के कोई हमारे पास सबूत नहीं है। तुलसी गबार्ड ने यह बात कही थी, और ये 2025 में ही बात कही थी कि वो बम बना रहे हैं। इस बात की सूचना हमारी खुफिया एजेंसियों को तो नहीं है, लेकिन इजराइल बार बार कहता रहा बम बन रहा है, बम बन रहा है, बम बन रहा है। और इस बार की बातचीत में तो बम बनने के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी शामिल कर लिया गया। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी भी जुड़ रही है अमेरिका से, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ईरान के अहवाज शहर में लगी आग। अमेरिका इजराइल ने किया था हमला, बमबारी के बाद शहर में लगी भीषण आग। अब जहां से तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण आग की तस्वीरें, आज की रात जो वहां घटा है, ये देखिए शहर का एक पूरा हिस्सा जलता हुआ दिखाई दे रहा है। रात के अंधेरे में जाहिर है बत्तियां गुल हैं, केवल आग की रोशनी आपको दिखाई दे रही है। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इराक के एरबिल में, आप जानते हैं यहां अमेरिका के जो बेसिस हैं उनमें से एक तरीर है और दूसरा एरबिल। एरबिल में हमला हुआ, इराक के एरबिल पर ईरान का हमला। अमेरिकी सैन्य बेस को किया गया टारगेट। ईरान के हमले में अमेरिका का वेपन डिपो बुरी तरह तबाह हुआ है। किस तरीके से इराक में एरबिल में आग लगी है,
ये बड़ा हिस्सा, ये देखिए अमेरिकी बेस का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आया है। अगली खबर, अमेरिका के साथ अरब के 6 देशों का बयान। मिडिल ईस्ट के 6 देश अमेरिका के साथ क्या बयान दे रहे हैं? ईरान के खिलाफ संयुक्त जंग का ऐलान। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन पहले से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ 9 देश वर्सेस ईरान का युद्ध। अमेरिका प्लस 9 कंट्रीज वर्सेस ईरान। तो आप इससे यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने वर्षों से सैंक्शंस झेल रहा ईरान, इतने सालों से जहां अमेरिकी सैंक्शंस का शिकंजा है, वो ईरान भी अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत करता चला गया कि आज अमेरिका अकेला नहीं, अमेरिका के साथ इजराइल और साथ में 8 और देश ईरान के साथ मुकाबिल हो गए हैं। मिडिल ईस्ट के 6 देश, फ्रांस, जर्मनी, यूके प्लस अमेरिका प्लस इजराइल। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस समय ईरान को कितना फॉर्मिडेबल, या तो दुनिया के सामने असल में एक मैसेजिंग की कोशिश है कि हम सब ने मिलकर ईरान का मुकाबला किया, ताकि ये जंक्चर जब हिस्ट्री में देखा जाए तो ये देखा जाए कि ईरान और ईरान के कट्टर शासकों के खिलाफ किस तरीके से ये तमाम देश लामबंद हुए थे। या फिर आप ये मान सकते हैं कि ईरान ने इतने सैंक्शंस के बावजूद खुद को कितना मजबूत बनाया कि ये तमाम देश, इतने शक्तिशाली देश अब मिलकर ईरान से मुकाबिल हो रहे हैं। ईरान पर अब 11 देश मिलकर हमला करेंगे। 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, गिनते जाइए, अरब के 6 देश, मिडिल ईस्ट के 6 देश, 6 खाड़ी देश प्लस फ्रांस, जर्मनी, यूके 7, 8, 9 प्लस अमेरिका 10 प्लस इजराइल 11 वर्सेस ईरान। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूर्णिमा नाथ जी, जो नए देशों की एंट्री बयानों के साथ होती जा रही है, इसको कैसे देखा जा रहा है? पहले तो एक धड़ा अमेरिका में यह भी मानता रहा कि अमेरिका चाहता नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे युद्ध में, लेकिन इजराइल ने खींच लिया, अमेरिका को भी अनचाहे चाहे खींच लिया। अब ये देश भी एंट्री मार रहे हैं इस लड़ाई में, इसको वहां कैसे देखा जा रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। ये तो वापसी गए, जैसे 1953 का MI6 और CIA का गठबंधन मोसादेक को हटाया था। ये बेसिकली वेस्टर्न इंटरेस्ट is literally going back into the same region. So ब्रिटेन इधर से आज उनका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, लिटरली एक उनके ऑपरेस्ड कॉलोनी जैसे इंडिया है, वो उनको सरपास करके डबल हो चुका है। लेकिन फिर भी उनका आप देखिए, ये इसको कहते हैं वेस्टर्न सुप्रीमेसी, इसको कहते हैं कि दे आर सो प्राउड of their history and their colonialism, जे उन छोड़ नहीं पाएंगे कभी। डजेंट मैटर आज उनका इकोनॉमी इतना कम हो चुका है, छोटा हो चुका है, उनका टेरिटरी नहीं है, उनका कॉलोनीज नहीं है, लेकिन उनका जो मेंटालिटी है, कॉलोनियलिज्म का जो इफेक्ट है अभी भी है, और इंडिया में भी देख लीजिए। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। फ्रांस की बात कर लीजिए, फ्रांस भी तो लिटरली अफ्रीका में देख लीजिए कितने कंट्रीज वो कॉलोनाइज किया था। सो सिमिलरली वेस्टर्न ब्लॉक जो है, उनका हमेशा एजेंडा रहेगा कि उनका दबदबा हर जगह में रहे, और बाकी लोगों का राइट टू डिफेंस डजंट रियली मैटर। बाकी लोगों का इवन जीने का अधिकार नहीं है। आपको डिसीजन लेने नहीं देंगे कौन किसके साथ आप बिजनेस कर सकते हो और आप बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते हो, आप की रिसोर्सेस कौन हड़प लेंगे, उसका डिसीजन भी वही लेंगे। आज भी हम लोग उस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, और ये जो सिचुएशन आप दिखा रहे हो आज, दिस इज एग्जैक्टली ए सिमिलर सिचुएशन व्हाट वी हैड इवन 400-500 ईयर्स अगो। अनफॉर्चुनेट एज इट इज़, लेकिन हम वहाँ से बाहर ही नहीं आ पाए। ये आप कैसे हैंडल करोगे, आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, लोगों को थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री जानना है, डीकोलोनाइज करना है, और अपने जो संस्कृति है, अपना जो फेथ है, अपना जो ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन है, उसको सही तरह अपनाना है। जैसे मैं कोशिश करती मेरे तरफ से हिंदुइज्म को अपनाने के। मैं परफेक्ट हिंदू तो नहीं हूँ, कोई भी बोल देंगे को ये नहीं करती वो नहीं करती, बट हूँ मैं हिंदू, मैं कन्वर्ट नहीं होने वाली हूँ।
अमेरिका जैसे कंट्री में भी मुझे रिपब्लिकन पार्टी में रखे या ना रखे, ये लोग कोई भी लेबल डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं हिंदुत्व हूँ और मैं आई एम हिंदुत्व बोल के एक हैशटैग भी लगाती हूँ, और ये मेरे लिए प्राइड है, क्योंकि ये सिविलाइजेशनल प्राइड जो है ये हमारे बीच में लाना पड़ेगा, बात जी। करनी पड़ेगी। ये जो जी। वेस्टर्न हिपोक्रेसी हमें दिखाई देती है, दिस इज ए डेंजर फॉर एवरी सिंगल नेशन एंड सॉवरेनिटी ऑल्सो। ये दो मुहापन जो पश्चिम का है, ये हर एक चप्पे के लिए इस दुनिया में खतरा है, पूर्णिमा नाथ जी कह रही हैं। और ये किसी भी चीज से ज्यादा ये असल में सांस्कृतिक टकराव है, ये सिविलाइजेशन मसले हैं जिनको आप इस तरीके से मैनिफेस्ट होते हुए देख रहे हैं।